हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। अब तक हमने जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर हम लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके अंदर हमने बेसिक बात की थी। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चैप्टर किया था। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एस्केप मत करिएगा, आपको 100% समझ आएगा। आपके फिजिक्स के लिए डर है, फिजिक्स आपको लगती है भाई बहुत ही मुश्किल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, बड़ी ही इजी है। आप न्यूमेरिकल भी और जो थ्योरी दोनों इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल एमएस पथेरिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों देखिए, आप ऐसा करते हो कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के स्किप कर देते हो। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हम टॉपिक जो लेके चलेंगे वो चलेंगे हम करंट डेंसिटी। हम आज का जो टॉपिक करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। देखिए बच्चों, करंट डेंसिटी के बारे में। तो बच्चों, जब आप करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, एक तो होता है कि मैं आपको डायरेक्टली एक डेफिनेशन बता देता हूं जिसको आप रट लेना और आपका काम चल जाएगा। नहीं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बात बताऊंगा। देखिए, इसको जो डिनोट किया जाता है वो जे से डिनोट करते हैं हम, जे से। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? जे होता है करंट डेंसिटी का। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये क्या होता है? आई बाय में किसके बराबर? ए के बराबर। इसको ए से भी लिख सकते हो, कई बार आपको एस से भी लिखा मिलेगा। एस भी एरिया होता है और ए बी क्या होता है? एरिया। आपका मन करे उसी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जे इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा? आई बाय ए के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास करंट डेंसिटी आ गई। तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मान लिया जाए एक ही कंडक्टर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं डिफाइन करूं तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। इस कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ पर यूनिट एरिया, एरिया के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। तो मैं कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया। बस ये होना चाहिए कि जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस करंट के। मान लिया जाए ये तो एरिया है और ये ऐसे करंट जा रहा है, मतलब ये करंट इस एरिया के बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन भी एक सिंपल जो बच्चे लिखते हो वो भी लिख सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू एरिया। वो बच्चों वाली डेफिनेशन। बट हमें कौन सी लिखनी है? थोड़ी सी साइंटिफिक। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, तो इसको मैं बता रहा हूं तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखते हैं कि इज डिफाइन एज amount of current flowing through conductor per unit area provide that area must be perpendicular to current. एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू करंट। मतलब ये जैसे कि मूव कर रहा है करंट इस तरफ और ये एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या बताया? अमाउंट ऑफ करंट, जितने अमाउंट में करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसके साथ प्रोवाइड दैट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू किसके? उस कंडक्टर के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए जो एरिया है वो। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अब देखिए, मैं इस कंप्लीट को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? J इज इक्वल टू I बाय में A अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट एरिया। यही बात लिखी है। बस ये करंट और जिस एरिया में से पास होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि ये चौक है, ये करंट है, ऐसे जा रहा है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि I जो है इसकी वैल्यू NEAVD। मैंने पिछली बार फॉर्मूला चार्ट लिखा था, इससे पहले लेक्चर जो मैंने दिया था उसके अंदर, तो वहां पे लिखा था NEAVD। तो I, अब इस I की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं इक्वेशन में, तो J इज इक्वल टू NEAVD। ये आपको कहां से आया था? मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि
ये आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में। अगर किसी बच्चे ने आज नया है मेरी वीडियो को देख रहा तो इससे पहले वाला पार्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा J इक्वल टू में NEA VD के बराबर होता I की वैल्यू, इस I की वैल्यू, और बाई में क्या होगा एरिया, एरिया से एरिया क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास J कितना बचेगा, बचेगा NE VD, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है बच्चों, मैं इसको अब साफ कर रहा हूं, आपने ये जो डेफिनेशन उतार ली होगी। ठीक है बच्चों, ये होगा। तो हमारे पास J है वो कितना आया NEA VD के बराबर, और इसके बटे में एरिया था तो एरिया से एरिया कैंसिल करके कितना बचा था हमारे पास NE VD। यहां पे मैंने बताया E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, और ये E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। N क्या है यहाँ पे, नंबर डेंसिटी हो जाएगी। VD यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। इसके बाद J यहाँ पे क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी हो जाएगी बच्चों, जो हम स्टडी कर रहे हैं ये बातें। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इस फॉर्मूले में I की वैल्यू पुट की, A से A को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट किया J किसके बराबर हो जाएगा, NEA VD के बराबर हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो है एक बात करते हैं, मैं अभी इसको साफ कर रहा हूं यहां से, इसका कोई काम नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट की, J की यूनिट की। अब यूनिट में क्या होगा, I बाय में A, तो इसकी जो यूनिट हो जाएंगी आपको यहीं से देख के लिखनी है बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल काम। देखिए मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा फिजिक्स के अंदर, आपको बिल्कुल सब कुछ इसी बोर्ड पे मिलेगा, आपको पता होगा, बस उसको पहचानना है, वही जादूगरी इस फिजिक्स के अंदर होगी। बस बाकायदा बशर्ते आप प्रत्येक वीडियो के अंदर गो थ्रू हो, देखते रहिएगा। देखिए अब यूनिट, अब करंट की यूनिट तो मैंने पहले बताई, एम्पियर होता है, और ये एरिया है, ए से एरिया है बच्चों, ये एरिया की यूनिट कितनी होगी, मीटर स्क्वायर, मतलब कितनी होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो जाएंगी, J की हो जाएंगी। तो J की यूनिट क्या बचाई, एम्पियर पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगी करंट डेंसिटी की यूनिट। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक छोटी सी बात और भी होती है जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जो आ जाती है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप पजल हो जाओ या मुश्किल लगे आपको, इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर रहा हूं। देखिए मैंने बताया J इक्वल टू में I बाय में A, ऐसे A से एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है, कई बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि J इक्वल टू में DI, मतलब स्मॉल करंट। अगर कोई बोले करंट डेंसिटी किसी छोटे से टुकड़े में, देखिए इस छोटे से टुकड़े में करंट फ्लो कर रहा है जो कि DI है, और इसका जो एरिया वो कितना है, DS है। तो अब इसकी करंट डेंसिटी बताओ, तो मैं क्या करूंगा, DI बाय में DS करूंगा, क्योंकि इसके अंदर से करंट DI फ्लो कर रहा है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है DS, तो J DI बाय में DS के बराबर। अगर मुझे DI निकालना हो तो J DS के बराबर हो जाएगा बच्चों। देखिए J एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है J की डायरेक्शन पता चल जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। अब बात आती है DS। इससे पहले मैंने बताया था कि एरिया कभी वेक्टर का काम नहीं करता। जब मैंने इससे पहली चैप्टर में गॉसिस थ्योरम के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर का काम नहीं करता, एरिया के पास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक स्केलर है। बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें इस एरिया की डायरेक्शन भी पता करनी पड़ जाए, तो हम कैसे पता करते हैं, एक यूनिट वेक्टर इसके साथ लगा के। तो मैं यहाँ पे, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों यहाँ पे, तो मैं यूनिट वेक्टर लगा देता हूं कि DI इज इक्वल टू में J डॉट NDS हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इसको DI निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों। क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा। तो कर लीजिए इंटीग्रेशन, करेंगे तो DI, इसका जो इंटीग्रेशन होगा I, और ये जो अंदर बचेगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर J डॉट NDS, ये आया बच्चों। मतलब I इज इक्वल टू में J NDS और एक क्लोज सरफेस, ये बात होगी बच्चों। ये क्या है, देखिए जहां पे DS आता है सरफेस इंटीग्रल, पहले ही बता चुका हूं, DL आए तो लाइन इंटीग्रल, और DV वॉल्यूम आए तो वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। हम कौन सी बात कर रहे हैं, करंट डेंसिटी। सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी
इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, करंट के बराबर होगा। मतलब क्या, अगर मैं इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल दूं तो किसकी वैल्यू देगा, करंट की वैल्यू देगा। कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मैं एक करंट डेंसिटी हमने किसी एरिया में किसी कंडक्टर की दे दी और उसका सरफेस इंटीग्रल है 10 एंपियर, तो उसका करंट बताओ। तो सरफेस इंटीग्रल ही तो जी क्या होता है, करंट होता है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि JNDS इंटीग्रेशन करेंगे और एक क्लोज सरफेस तो कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी। ये कैसे, मान लिया जाए कंडक्टर है, इसके अंदर से जो करंट पास होना चाहिए उसका होगा ये एनक्लोज का होगा बच्चों। ये अगर मैं यहां से कोई करंट पास कर दूं इस कंडक्टर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए कोई नहीं है, सिर्फ इसके लिए है ये, इसके लिए कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो क्या दिखाया मैंने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी किसके बराबर होता, करंट के बराबर। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, याद रखना ये रिलेशन, बहुत बार जो बोर्ड है एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये ड्राइव करना भी आ सकता है बच्चों। तो ये था, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। इससे इजी लैंग्वेज में फिजिक्स बच्चों नहीं हो सकती, इससे इजी लैंग्वेज में कोई भी फिजिक्स नहीं होती बच्चों। आज जो हमने टॉपिक जो डिस्कस कर चुके हैं वो करें हमने करंट डेंसिटी का, और करंट डेंसिटी को सरफेस इंटीग्रल की टर्म में हमने दिखा दिया कैसे दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा किसका था बच्चों, सरफेस इंटीग्रल का टॉपिक था बच्चों, जिसके अंदर हमने करंट डेंसिटी को सरफेस इंटीग्रल में और करंट डेंसिटी के बारे में बताया। तो कौन सा टॉपिक डिस्कस किया बच्चों, करंट डेंसिटी। तो जो नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मजा आएगा, क्वेश्चन यहां से भी आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले हम किसका देखेंगे, हम कंडक्टर का देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर का, और उसके बाद हम कंडक्टर से अलग और भी देखेंगे, जो सेमी कंडक्टर का देखेंगे, हम इंसुलेटर का देखेंगे, और हम अलॉयज का देखेंगे जो कि मिश्र धातु होती है। सबसे पहले हम एक बार किसका देख लें, कंडक्टर का देख लें। तो देखिए बच्चों कैसे देखेंगे हम, अभी अभी आपने एक रिलेशन बताया था कि R इज इक्वल टू ML बाय NE स्क्वायर इंटू टॉर्क A, ये सब था। इससे पहला जो प्रीवियस लेक्चर था, जो नए बच्चे हैं उस लेक्चर को देखिएगा, वहां पे मैंने ये रिलेशन ड्राइव करवाया था, R इज इक्वल टू ML बाय NE स्क्वायर इंटू टॉर्क। अब जब हमने R की वैल्यू है तो ये भी बात बताई थी कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टॉर्क के होता है, ये बात भी बताई थी। अब देखिए बच्चों मैं कैसे करता हूं, ये रहा बच्चों, ये एक कंडक्टर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका टेम्परेचर T है। सबसे पहले मैंने इसका टेम्परेचर क्या मान लिया, T। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा और इसके साथ जाके कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने में मान लिया जाए टाइम ले लिया 10 सेकेंड। मैं मान लेता हूं, मैंने मानना है ये बात कि इसका जो टाइम लिया रिलैक्सेशन टाइम, T टेम्परेचर, T यहां पे क्या है, टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर है, इसके ऊपर कितना टाइम लिया, 10 सेकंड के बराबर। अब मैं इसका टेम्परेचर क्या कर देता हूं, इंक्रीज, बढ़ा दिया। जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इन इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले जिस स्पीड से भाग रहा था उससे डबल स्पीड से भागना शुरू हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने में पहले 10 सेकंड था, तो अब कितना लेगा, 5 सेकंड लेगा। मतलब जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। मतलब पहले यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड ले रहा था और अब पहुंचने में कितना लेगा, 5 सेकंड, क्योंकि पहले इसकी स्पीड कम थी, अब ये ज्यादा स्पीड से भागेगा। ठीक है बच्चों, भागेगा ये ज्यादा स्पीड से, तो ये कितना लेगा, 5 सेकंड। मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज, 10 से 5। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर से समझ लो, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। पहले जहां पे 10 सेकंड में कोलाइड कर रहा था, अब 5 सेकंड में कोलाइड करेगा। मतलब 10 से 5, मतलब इसकी क्या होगी, टाइम पीरियड घट गया, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अब आपको इस लिख सकते हो, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन, मैं इसको लिख भी देता हूं आपको इजी हो जाएगा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वेलोसिटी, देन देखिए बच्चों, देन
velocity of electron increase, so relaxation time torque decrease and according to relation R is inversely proportional to torque, resistance क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या बताया मैंने बच्चों, हमने कौन से रिलेशन के हिसाब से बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिलेशन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क के। तो R जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क है वो क्या बताता है कि जैसे जैसे टॉर्क डिक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो जो कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर मैं एक लाइन में लिखूं as we increase temperature then resistance of conductor increase उसका जो है इंक्रीज होगा। तो बच्चों क्या बता दे कि ये बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होने का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इससे पहले मैं बता रहा हूं। देखिए R ये लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये सब बातें, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ये कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, इस सब को मिला के एक रिजल्ट निकाल दिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है। मतलब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और रेजिस्टेंस क्या होता है इससे पहले यूनिट में बता, अपोजिशन, जो उस करंट को मूव नहीं करने देगा, फ्लो नहीं करने देगा, वो अपोजिशन होती है कौन, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। मतलब अगर हमने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसकी कंडक्टिविटी यानी कि करंट को फ्लो करने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी बच्चों उसकी। हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीज, उसकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी क्या होते हैं, अपने अंदर से करंट को फ्लो करने की कैपेसिटी। जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये बात भी आपको बता सकते हो, आ सकती है, ये बात आप पता कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंडक्टर के लिए जो हमने बात की थी, ये बात की थी कंडक्टर के बारे में। तो अब हम इसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक रिलेशन होता है 11th क्लास में, RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, जहां पे इलास्टिसिटी का हम टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर देखते हैं, वो हम वहां पे देखते हैं 7th यूनिट के अंदर 11th क्लास की। यहां पे हमने रेजिस्टेंस की टर्म में देख लिया, RT रेजिस्टेंस आफ्टर टेम्परेचर T, कितने टेम्परेचर के बाद बोल रहा है ये, T के बाद, आफ्टर टेम्परेचर T टेम्परेचर के बाद इतना हमारे पास है। R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब जब टेम्परेचर कितना था, 0। यहां पे बच्चों टेम्परेचर है, ये भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब क्या है, टेम्परेचर। हाँ तो बच्चों मैं आपको जो है बता चुका था कि जो RT क्या होता है, टेम्परेचर T के बाद उसका कितना रेजिस्टेंस था। R0 क्या होता है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस होता है वो, और डेल्टा T मैंने क्या बताया था आपको, चेंज इन टेम्परेचर बच्चों, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये बात 11th क्लास में आती है, जहां पे आपने 7वीं यूनिट में पढ़ा होगा, ऐसा L0 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, अल्फा होता है, एक में बीटा होता है, एक में गामा होता है। लेंथ के लिए अल्फा आता है, और एस की बात करें तो हमारे पास बीटा आएगा, और वी की वॉल्यूम की बात करें तो गामा आएगा। ये बातें आप जो 11th क्लास में है आप स्टडी कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों।
इसलिए इसी को देखते हुए इसी का हमने सेम जो है वो मॉडल तैयार किया और उसके अंदर ये बात बताई आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। अब बच्चों देखिए, अगर मुझे इसको थोड़ा सा मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आर टी इज इक्वल टू, मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं आर नोट प्लस में अल्फा, देखिए ये आर नोट भी अंदर जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, आर नोट अंदर गया, सब कुछ। यहाँ पे टाइम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अफेक्ट देख रहे हैं किसका, रेजिस्टेंस का, और किसके, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये बात हम पढ़ रहे हैं। तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस में आर नोट अल्फा डेल्टा टी, ये इस तरफ आ जाएगा, तो आर टी माइनस में आर नोट हो जाएगा, ये आर नोट और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इस तरफ कौन बचेगा, अल्फा बचेगा। ठीक है, तो ये अल्फा होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों जो मैंने ये बताया आपको, अल्फा जो आपको बताया, अल्फा ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब जो हमारा ये पूरा रेजिस्टेंस जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, और हमने इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इस आर नोट को इस तरफ लेके आए, इसको नीचे लेके और इसको नीचे लेके आए, तो ये होगा अल्फा। अब आपसे क्या होता है, कई बार बोर्ड में बच्चों से पजल करने के लिए अल्फा की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि डिफाइन अल्फा को डिफाइन करो। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, देखिए अल्फा को आपको डिफाइन करना, देखिए आर टी माइनस आर नोट ये है फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। बच्चों ये हो जाएगा हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्वांटिटी आर टी। डेल्टा टी क्या है हमारे पास, पहले ही बता चुका हूं मैं, चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास, फिर से बता दिया मैंने। आर नोट क्या है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस है, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। तो अगर मैं ये बात कहूं कि अल्फा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, अल्फा क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस चेंज हो रहा, पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, आर नोट क्या बताया था, इनिशियल रेजिस्टेंस, टू पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये बताया था। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, ये डेफिनेशन हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ जो है रेजिस्टेंस। तो मैं लिखूं इसको, तो अल्फा is defined as change in resistance change in resistance per unit initial resistance per unit change in temperature, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। तो अल्फा को कैसे डिफाइन किया, चेंज इन रेजिस्टेंस ये रहा, पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस ये रहा, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं बच्चों। तो ये डिफाइन हमने किसके लिए किया, अल्फा की डेफिनेशन दी। अब हम ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही बताएगा कि अगर हम टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर का भी फंक्शन है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेमी कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एलॉयज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इंसुलेटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब उसको देखेंगे। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए इसमें केवल। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे देखेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा। हमने यहां से अल्फा को केवल डिफाइन किया कि ये सब किसके लिए किया था, अल्फा के लिए। अब हमें जो यहां पे याद रखना, वो याद रखना ये आर टी माइनस में आर नोट, बार में आर नोट, और इसके साथ में डेल्टा टी। डेल्टा इसका मतलब चेंज होता है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू में अल्फा। तो सबसे पहले जो है हम इसकी किसके लिए बात करते हैं, देखिए हमारे पास 3 के लिए लेनी है, तो सबसे मैं पहले की जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैं किसके लिए, कंडक्टर के लिए। एक बार तो मैं कंडक्टर के लिए आपको रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में बता चुका हूं। अभी इससे पहले थोड़ी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण, वो हमने कैसे बताया था, एक फिजिकली बताया था। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, उसके कारण इंक्रीज हुआ। हम यहाँ पे मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे हुआ। तो कंडक्टर जो होते हैं उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ये गिवन होती है बच्चों,
ये आपको पता होनी चाहिए, गिवन होती है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर के लिए, ये गिवन बात है। अल्फा जो होता है पॉजिटिव के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है। अब एक बात बताओ, इस फार्मूले में मैं इसको रखता हूं आर टी माइनस में आर नोट बाय में आर नोट डेल्टा टी इज इक्वल टू में अल्फा। ये अल्फा कब पॉजिटिव आ सकता है बच्चों? देखिए ये अल्फा तब पॉजिटिव आ सकता है जब आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन हो आर नोट से। आर टी की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? आर नोट से ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा अल्फा पॉजिटिव कब आएगा? जब ये डेल्टा टी, क्या होता है डेल्टा टी? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब टी फाइनल की वैल्यू भी ग्रेटर देन होनी चाहिए टी इनिशियल से। तो बच्चों एक बात समझिए आपको, मतलब जो रेजिस्टेंस है टी वो बड़ा होना चाहिए इससे, तभी इसमें से घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो तो हमें चाहिए नहीं। मतलब आर टी क्या होगा? बड़ा। मतलब फाइनल जो रेजिस्टेंस है टी टेम्परेचर के ऊपर वो ज्यादा होगा इनिशियल से। और दूसरी बात क्या? ये फाइनल टेम्परेचर भी बड़ा होना चाहिए इनिशियल से, मतलब ये इससे बड़ा। मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर को अगर बढ़ाया तो जो आर टी रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो गया बच्चों। तो मैंने बताया था, पहले भी प्रूव किया है, कंडक्टर के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता? इंक्रीज। तो देख सकते हो आप, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, मतलब टी आई मान लिया जाए, मैं मान लेता हूं कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास टी आई की वैल्यू थी 10 केल्विन और टी फाइनल की वैल्यू हमने कर दी 20 केल्विन। इसी प्रकार इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास था 1 ओहम और टी जो रेजिस्टेंस टी के ऊपर हो गया मान लिया 5 ओहम। तो मतलब टी से टी मतलब टी फाइनल, यानी कि हमने 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ कितना? 4 ओहम से। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है बच्चों। तो ये था सबसे पहले हमारा केस कंडक्टर के लिए। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहे, बीच में एस्केप ना करें, फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों। तो पहला, चलो हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक करते हैं, इससे नेक्स्ट बार। और सब बातें किसके हिसाब से लेंगे? हम इसके हिसाब से लेंगे। तो ये दूसरे पे आ गए। अब दूसरा, सेकंड कौन सा होगा हमारे पास? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा कितना होता है? नेगेटिव होता है बच्चों। वहां पे अल्फा पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए आर टी और आर नोट में से कौन बड़ा होना चाहिए? आर नोट बड़ा होना चाहिए आर टी से, तभी आर नोट बड़ा होगा आर टी से, तभी इसकी अल्फा की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। इसी प्रकार हमारे पास ये होगा तो आर नोट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए आर टी। मतलब जैसे, और हमारे पास टी फाइनल भी ग्रेटर देन होना चाहिए टी इनिशियल से। अगर टी इनिशियल बड़ा होगा तो ये भी नेगेटिव कैंसिल होकर फिर अल्फा पॉजिटिव, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब फाइनल टेम्परेचर तो ज्यादा होना चाहिए बट इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस कम होगा। आपको मैथमेटिकली समझा देता हूं। मान लिया जाए इनिशियल रेजिस्टेंस था 5 ओहम और टेम्परेचर इनिशियल था 10 केल्विन। अब मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर फाइनल को 20 केल्विन कर दिया, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? 1 ओहम हो गया बच्चों। यानी कि मैंने टेम्परेचर को तो बढ़ाया 10 से 20 किया, बट रेजिस्टेंस 5 ओम से 1 हो गया, मतलब घट गया, डिक्रीज हो गया। ये यहां से शो कर रहा है कि आर नोट बड़ा है आर टी से, मतलब ये पहले वाला बड़ा है और जो बढ़ने के बाद वो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पे क्या लिखें? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज। सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब बिल्कुल उल्टा, आप उल्टा चले गए उसके बिल्कुल। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, बट यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज। तो यही डिफरेंस होता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। आप अगर आपको कोई बेसिकली क्या होता है कि जब आपका वाइवा लिया जाता है तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेसिक डिफरेंस बताओ इसमें क्या होता है, तो आप बता सकते हो बच्चों कि जैसे जैसे हम
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा, बट सेमी कंडक्टर का क्या होगा, डिक्रीज। अपोजिट रिलेशनशिप होता है बच्चों इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड वन के पास। हमने दो तो कर लिए, अब हम थर्ड वन के पास चलेंगे बच्चों। खेलते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, फिजिक्स सीखते रहिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विश्वास रखिए कि मैं ऐसे ऐसे इजी डेरिवेशन आपको कराऊंगा। अगर आप एक बार कंप्लीट वीडियो के साथ बनेंगे, कंप्लीट सिलेबस के थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको कंप्लीट जो है चैप्टर आ जाएगा। आप इस बात की चिंता ना करें। इसके बाद हम थर्ड केस की बात करते हैं, एलॉयज बच्चों। एलॉयज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, इसको आपको याद रखना मस्ट है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन तो 100% आता, बल्कि कंप्लीट टॉपिक भी कई बार आ जाता पूरा, जहां पे क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या है, कंडक्टर के ऊपर। तो देखिए इसके लिए जो अल्फा नियरली किसके बराबर होता है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था आर टी आर नोट बाय में आर नोट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा कब जीरो हो सकता है, अल्फा तब जीरो हो सकता है कि आर टी की वैल्यू किसके बराबर हो, आर नोट के बराबर। मतलब मैं टेम्परेचर को कितना भी बढ़ाऊं, टेम्परेचर को मैं 10 से चाहे 20 ले जाऊं, चाहे मैं 30 केल्विन ले जाऊं, चाहे मैं कितना भी ले जाऊं, रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही बात बता रहा है। ये अल्फा कब जीरो होगा, जब आर टी किसके बराबर हो जाए, आर नोट। तो आर टी को आर नोट, मतलब मैं टेम्परेचर को 10 से 20 केल्विन ले जाऊं, 20 से 30 ले जाऊं, 30 से 40, 40 से 50, कितना भी ले जाऊं, ये जो आर टी रेजिस्टेंस है वो आर नोट के बराबर ही रहेगा। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट मैं पहले बताता हूं। देखिए इसका बेनिफिट ये है, जैसे कि विंटर आते हैं, विंटर में टेम्परेचर क्या जाता है, डाउन। और दूसरा हमारे पास जो समर आते हैं, उनमें जो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। यानी कि विंटर में टेम्परेचर डाउन और समर में हाई। इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज कर लें, हमेशा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बाय द वे, बाय मिस्टेक, जैसे कि कोई मैं ले लूं कंडक्टर, ले लूं कंडक्टर में क्या होगा, जब विंटर आएंगी टेम्परेचर डिक्रीज आएगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया और समर आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे विंटर हो चाहे समर हो, इनका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है एलॉयज का। इसलिए जो एलॉयज होती हैं, इसके एग्जांपल मैं एक बार दे देता हूं आपको, कॉन्स्टेंटन, टेंटन और मैग्नन, ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं। और इनका यूज किया जाता है बच्चों, यहां पे इसका यूज होता है टू फॉर्म रेजिस्टेंस बॉक्स। आपको रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए अलॉयज का यूज किया जाता है, जिसमें एग्जांपल कांस्टेंट और मैग्नन आते हैं। अब आप बात करोगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब आप लैब में जाओगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, एक ऐसा बॉक्स होता है, उस पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि 10 ओम होगा, ये 1000 ओम होगा, 100 ओम होगा, ये 1000 होगा, यहाँ पे 500 होगा, यहाँ पे 600 होगा, यहाँ पे 700 होगा, यहाँ पे अलग अलग ऐसे रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको। एक बॉक्स होगा ऐसा, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। और ये किससे बना होता है, एलॉयज से बना होता है। और एलॉयज में कौन कौन सी आ सकती है, या तो कांस्टेंट से बने होंगे या मैग्नोन से बने होंगे। जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं किससे बने होते हैं, एलॉयज, जिसमें कांस्टेंटन या मैग्नोन आ सकता है। अब आप कहोगे कि सर इसको कंडक्टर से भी तो बना दे। बच्चों अगर मैं कंडक्टर से बना दूं, ठीक आपकी बात सही है। अब आ रही है विंटर, मान ली समर आई है, विंटर आ गई, ये जो कंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है। अब आई विंटर, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज, ये क्या हो गया, अब 9 ओम बन गया, 8 ओम बन गया। हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं 10 ओम लेके, और ये खुद कितना होगा, 9 ओम, तो गलत एक्सपेरिमेंट। अब आ गई समर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब ये हो चुका 11 ओम और हम किसकी रीडिंग ले रहे हैं, 10 ओम की, तो ये क्या होगा, गलत। इसलिए किसका यूज करते हैं, एलॉयज, क्योंकि इनका अल्फा 0 होता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, कितना भी डिक्रीज कर लो, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 10 ओम है तो 10, 20 है तो 20। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आप कहिएगा एलॉय। अगर ऑप्शन दे रखा है तो आप बोलिएगा कांस्टेंट और मैग्नोन से बने हुए हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है बच्चों। तो ये था एलॉयज का केस। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ वन की तरफ बच्चों। जो फोर्थ हमारे पास होगा बच्चों वो कौन सा होगा, देखिए फोर्थ जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलेटर बच गया बच्चों, इंसुलेटर।
देखिए इंसुलेटर के लिए अल्फा क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल बट होता किसमें, नेगेटिव में होता स्मॉल जरूर है बट नेगेटिव में होता है। मतलब आर टी माइनस में आर नोट फिर बटे में आर नोट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, और इसको नेगेटिव में करना वो भी स्मॉल में, स्मॉल नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि आर टी जो है लेस देन होना चाहिए आर नोट, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, छोटा। आर नोट बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बट इसमें क्या है, ये स्मॉल नेगेटिव है। स्मॉल नेगेटिव का मतलब मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है बच्चों। जब ये नेगेटिव होगा मतलब इनिशियल बड़ा फाइनल छोटा, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस तो डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे शर्त ऐसी है कि मुझे बहुत ज्यादा केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। समझेंगे कैसे, मान लिया जाए आर टी और टी, यहाँ पे 10 केल्विन है और ये रेजिस्टेंस है, ये है 5 ओहम। अब मैंने इस टेम्परेचर को मान लिया जाए 1000 केल्विन किया, तब जाके इसका जो रेजिस्टेंस इनिशियल है वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम। ये मैंने इनिशियल लिया था बच्चों, ये फाइनल ले रहा हूं, 4 ओहम हुआ तब। देखिए 5 से केवल 4 पे गया, कितना, जब हमने इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो मतलब इंसुलेटर के लिए भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज तो होता है, बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो ये था हमारा फोर्थ, जो हम किसकी बात कर रहे थे, इंसुलेटर की बात कर रहे थे। तो इसको उतार लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ रहा होगा। और मेरे चैनल एमएस पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नए बच्चे हैं, बाद में आप भूल जाएंगे, याद से आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक इससे पहले जो मैं बता चुका था करंट डेंसिटी, और अब पढ़ा था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम रुक करते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ऐसा ही सिमिलर टॉपिक है बच्चों, ज्यादा चेंज नहीं है, ये सही सिमिलर टॉपिक है। इसमें हो जाएगा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। अब तक हमने रेजिस्टिविटी के ऊपर देखना, कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉय, तीनों के लिए देखेंगे हम, सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, तीनों के लिए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखिए अभी मैंने बताया था कि आर टी जो होता है वो आर नोट इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। आपको फर्क पता होगा ना बच्चों, रेजिस्टिविटी देखो यहाँ पे आया था आर इज इक्वल टू में रो एल बाय ए, ये रो तो रेजिस्टेंस, ये तो आर तो क्या था, रेजिस्टेंस था हमारे पास, और ये क्या था, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी थी बच्चों, ये रो होती है, ये रेजिस्टिविटी। तो इसी का हमें क्या देखना, एक्सप्रेशन देखना। तो अब देखिए आर टी को रो एल बाय ए, मतलब रो टी एल बाय ए, क्योंकि लेंथ और एरिया तो कंडक्टर एक है, जो लिया उसका सेम रहेगा। अब आर नोट के लिए रो नोट एल बाय में ए इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब एल बाय ए से एल बाय ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब रो टी इज इक्वल टू में रो नोट इंटू 1 प्लस में एल्फा डेल्टा टी के बराबर। अब मैं इस पूरे को अंदर डिस्पर्स कर देता हूं, तो रो टी रो नोट प्लस में रो नोट एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अब मैं इस तरफ लाके इसको माइनस करता हूं, तो रो टी रो नोट बाय में इसको रो नोट और बाय में डेल्टा टी इज इक्वल टू एल्फा। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे आर टी आर नोट थे, अब यहाँ पे कितना आ गया, रो टी, बाकी सब सेम बात है। और एल्फा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बच्चों, रेजिस्टिविटी। और वहां पे किसका था, रेजिस्टेंस का था, यहाँ पे किसका होगा, रेजिस्टिविटी का होगा बच्चों। अगर मुझे अब इसको डिफाइन करना, अगर मुझे इस अल्फा को डिफाइन करना, तो वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बच्चों, एरिया नहीं चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा, देखिए चेंज इन रेजिस्टिविटी, रोटी माइनस रो नोट चेंज इन रेजिस्टिविटी, ये हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट
ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ये रहा, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ये रहा। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अल्फा की डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे हमने रेजिस्टेंस की ली थी, सेम डेफिनेशन हमें इसकी लेनी है। अब हमारे लिए यूजफुल फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला। हम अलग अलग की बात करेंगे, कंडक्टर के लिए करेंगे, हम सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए बात करेंगे। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, इसके बाद हम अलग अलग के लिए बात करते चलेंगे और क्या होगा देखते चलेंगे। देखिए बच्चों, मैं यहां पे ऊपर लिख लेता हूं रो टी माइनस में रो नोट बाय में रो नोट डेल्टा टी इज इक्वल टू में अल्फा हो जाएगा। अब सबसे पहली जो बात करता हूं वो मैं बात करता हूं कंडक्टर के लिए। अब कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू तो क्या होती है, पॉजिटिव, आपको बता चुका हूं। अब बात बताइए मेरे को कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, जब रो टी किससे ग्रेटर देन हो, रो नोट से। रो टी इज ग्रेटर देन रो नोट। ये बात सिमिलर आई थी, बस यहाँ पे आर टी था और यहाँ पे आर नोट था। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या कहेंगे हम कंडक्टर के लिए, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रो ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कैसे हुई थी, रोटी रो नोट। ये कब पॉजिटिव होगा, जब फाइनल, ये रोटी क्या है, फाइनल रेजिस्टिविटी, और ये इनिशियल, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फाइनल ग्रेटर देन हो जाएगी इनिशियल से बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, किसकी बात करेंगे हम, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं बच्चों। और सेमी कंडक्टर के लिए हमने बताया था कि अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और अल्फा की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, जब रो टी इज लेस देन रो नोट। मतलब ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो बाद की रेजिस्टिविटी है फाइनल वो डिक्रीज होती चलेगी। पहले टेम्परेचर 10 केल्विन था, फिर 20 कर दिया, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, फिर 30 किया, फिर डिक्रीज। मतलब विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज of temperature, increase of temperature, रो ऑफ रेजिस्टिविटी, रो का मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीज, इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इससे बिल्कुल अपोजिट, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में हमेशा अपोजिट रिलेशनशिप होगा। इसकी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, इसकी डिक्रीज होती है। बच्चों सेमी जो कंडक्टर होता है ना, आपको कई जगह पे ऐसे भी मिल सकता है, सेमी कंडक्टर ऐसे लिखा भी मिल सकता है, S/C, इसका मतलब भी क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है बच्चों। इसके बाद थर्ड जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम इंसुलेटर। देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा, थोड़ा सा आपको लर्न सा करना पड़ेगा ये इंसुलेटर, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर है, जैसे हमने सेमी कंडक्टर की बात की है जिसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज तो यहाँ पे भी होगी बट एक्सपोनेंशियली होगी। कैसे, देखिए रो इज इक्वल टू में रो नोट रो टी ई की पावर EG बाय में 2kT, ऐसे। मतलब क्या हुआ, ये टेम्परेचर आ, जैसे जैसे मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो जो रेजिस्टिविटी है ये डिक्रीज तो होगी बट एक्सपोनेंशियली का मतलब लार्ज अमाउंट में। कैसे, मान लिया जाए मैंने रेजिस्टेंस था 10, रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी हमारे पास थी 10 और यहाँ पे टेम्परेचर था 10 केल्विन, और मैंने इस टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब 10 से 20 कर दिया। तो ये 8 से किस पे आ गई, 1 के ऊपर, 10 से किस पे आ गई, 1 पे। मतलब कितना डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। 10 से सीधा 1 पे आ गई तो इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, जैसे देखिए यहाँ पे आप रिलेशन देखोगे तो रोटी इनवर्सली जा रहा है, आप एक बार इसको भूल जाओ तो ये नीचे आएगा, तो रोटी किसके जा रहा है, टेम्परेचर के इनवर्सली। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रोटी क्या होगा, डिक्रीज, और एक्सपोनेंट के साथ है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। 10 से 1 पे आ गया, बहुत बड़ा डिक्रीज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहते हैं बच्चों। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली बच्चों। कैसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली। एक होती है सिंपल डिक्रीज होना, एक एक्सपोनेंशियल जो एक बार बड़ी से सीधा नीचे आ जाए, जैसे 10 से 1 पे चला गया था, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो बच्चों रेजिस्टिविटी जब कंडक्टर की बात करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करेगी, सेमी कंडक्टर में इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करेगी, इंसुलेटर में इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज तो करेगी, बट कैसे करेगी, एक्सपोनेंशियली करेगी बच्चों।
तो ये रजिस्टिविटी का इफेक्ट था। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने रजिस्टिविटी के ऊपर देखा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। इसी प्रकार हमने रेजिस्टेंस का देखा था और उससे पहले हमने करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखते रहिए चैनल, खुश रहिए, क्योंकि आपको पता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्त रहिएगा, आप चिंता मत करिएगा, जब तक मेरी वीडियोस आपके पास रहेंगी आप देखते रहोगे, आपको फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं वो करते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग की बात करेंगे हम बच्चे। कलर कोडिंग करते हैं हम। तो देखिए बच्चों, कलर कोडिंग होती क्या है, हम बात करते हैं कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग होती क्या, सबसे पहले तो ये बात होती है, देखिए किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी हो, देखिए पूरी जो यूनिट है करंट और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और उसके साथ साथ उसकी एक्यूरेसी देखनी हो, एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब मान लिया जाए ये 10 है, रेजिस्टेंस ओम 10 है, तो मैं ये देखना चाहता हूं ये 10 ही है, कभी ये 9.8 तो नहीं है, ये कभी 10.2 तो नहीं है, ऐसे मुझे इसको एक्यूरेसी देखना, कितना एक्यूरेट है ये। इसी प्रकार मान लिया जाए ये कोई रेजिस्टेंस दे दिया, भाई ये रेजिस्टेंस है, मैं इसको मेजर करूं, मैं ये है 10 ओम, पर मैं इसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं और मेजर करने के बाद ये कितना आ रहा, 10 ही आ रहा या 9.8 दे रहा वो जो इंस्ट्रूमेंट, या फिर 11 दे रहा, वो बताएगा। वो एक्यूरेसी हमें चेक करनी होती है। अब कलर का नाम है तो कलर लेंगे, जैसे आप कभी अपने, देखिए बच्चों, जब आप कभी अपने रेडियो को खोलते हैं, टीवी को पीछे खोलते हैं या किसी उपकरण को जब आप खोलते हैं तो वहां पे आपको कलर्ड मिलेगा, कोई ब्लैक कलर का मिलेगा छोटा सा, कोई रेड कलर का, यानी कि एक ऐसे होती है, एक ऐसे सर्कल सा मिलेगा आपको ऐसे, और यहाँ पे अलग अलग कलर, जैसे कि ऐसे कलर मिलेंगे, जैसे कि ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया, और यहाँ पे कोई दे देगा, कोई गोल्ड कलर दे देगा, कोई, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई कलर ना हो, ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा इस टाइप में कंडक्टर टाइप में एक रोड सी मिलेगी, उसके ऊपर अलग अलग कलर मिलेंगे आपको, ब्लैक मिल सकता, ब्लू मिल सकता, रेड मिल सकता, व्हाइट मिल सकता, ऐसे टीवी में हर एक चीज में होते हैं ये जो होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं जो। तो मतलब क्या हुआ, ये कलर कोडिंग क्या होती है, सबसे पहले टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एंड एक्यूरेसी के लिए कुछ कोडिंग की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कलर कोडिंग। और वो कोडिंग क्या होती है, अभी भी बताया, ये पूरा कंडक्टर था, इस कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे रेड दे दिया, यहाँ पे ब्लैक दे दिया, यहाँ पे ब्लू दे दिया, यही कोडिंग कर रखी है। इसी से सब समझेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस ऐसा है, ये रेजिस्टेंस इतना है, ये रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये 50 ओम है, ये 200 ओम है, कैसे पता चलेगा, सबको पता थोड़ी नहीं चलता। मान लिया जाए जो मेरे घर में आया टीवी, वो बना हुआ है कहीं पे बनी फैक्ट्री, मेरे को उसका क्या पता कितना रेजिस्टेंस है, तो मैं इसी के थ्रू पता करता हूं कि उसका कितना रेजिस्टेंस है। तो कलर कोडिंग क्या होता है, तो क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट resistance and to find accuracy, some coding of color is done कुछ कोडिंग की जाती है कलर की, उसको हम क्या कहते हैं, कलर कोडिंग। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए कुछ कोडिंग की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कलर कोडिंग कहते हैं। अब क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कलर, इसके पास क्या होते हैं, 4 कलर होते हैं। 3 कलर आर क्लोज टू ईच अदर, 3 कलर आर क्लोज टू ईच अदर। देखिए 3 कलर तो एक के साथ क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, एंड फोर्थ इज अवे फ्रॉम 3। इन 3 से क्या होता, थोड़ा सा आगे होता। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कैसे, आगे तो कंप्लीट बताऊंगा ही, जैसे कि 1 2 3, ये 3 हो गए हमारे पास, और चौथा यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, ऐसे होगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 कलर, 3 ये कलर, चौथा ये कलर। 3 कलर तो एक साथ होते हैं, क्लोज होते ये रहे, और चौथा सम डिस्टेंस के ऊपर होता है, ये रहा। ये आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप किसी रेडियो की दुकान या टीवी की दुकान पे जाएंगे ना, वो आपको दिखा देगा, ऐसे अलग अलग कलर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कलर कोडिंग क्या बताया, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो, और एक्यूरेसी
के लिए हमें कुछ कलर कोडिंग होती है जिसमें 4 कलर आपको मिलेंगे, जिसमें 3 कलर तो एक साथ होते हैं और चौथा कलर थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों। इस कलर कोडिंग को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं इसको पहले साफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊं। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो हो जाएगा आपके पास बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, हैड वेरी गुड वाइफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट है बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। क्या कहा मैंने? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के हिसाब से हम कोडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहां पे हमारे पास मिलेंगे बी आर ओ वाई, रॉय, बी रॉय, ऑफ को छोड़ दो, ग्रेट का मतलब जी, और इसके बाद ब्रिटेन का हम उठाएंगे बी, इसके बाद हेड और इसका उठाएंगे वी, उसका उठाएंगे जी और इसका उठाएंगे डब्ल्यू। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑफ एक वो है, इनको नहीं उठाना, बाकी सबको बी ये रख दिया। रॉय आर ओ वाई, ग्रेट ब्रिटेन, हेड को छोड़ा, वेरी गुड वाइफ। अब देखिए ये होता ब्लैक कलर, ये होता ब्लैक कलर, ये कलर होते सब, इसलिए हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक याद रखने के लिए बता दिया। याद रखने के लिए कुछ किया हमने, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो ये होता ब्लैक कलर। दूसरा होता हमारे पास ब्राउन कलर, तीसरा हमारे पास होता है आर से रेड कलर, इससे कलर होता है ऑरेंज कलर, ओ से इससे कलर होता है हमारे पास येलो कलर, और जी से ग्रीन कलर होता है बच्चों, ग्रीन कलर, और बी से हमारे पास होता है ब्लू कलर बच्चों, ब्लू कलर। वी से हमारे पास होता है वॉयलेट कलर बच्चों, वॉयलेट कलर, और जी से हमारे पास होगा ग्रे कलर, और इससे होगा हमारे पास व्हाइट कलर। ये हो जाएंगे बच्चों ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, ये कलर होते हैं। इसके बाद हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। हम इसको जीरो नाम देंगे, इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, इसको फोर्थ देंगे, इसको फिफ्थ देंगे, इसको हम देंगे सिक्स्थ, इसको हम देंगे 7, ये अलग बात है, इसको हम देंगे 8 और इसको हम देंगे 9। अब यहाँ पे इसमें 2 गलती बच्चे बहुत कॉमन करते हैं। क्या करते हैं कि इसको 0 से ना स्टार्ट करके 1 कर देते हो और यहाँ पे 10 लेके आते हो। तो नहीं बच्चों, ये व्हाइट कलर को 9 मिला है, ये 9 तक ही होते हैं, 0 से स्टार्ट होके 9 तक। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी, जो 2 गलतियां करते हैं आप बच्चे, वो मैं बता रहा हूं। पहली गलती तो कहते हैं यहाँ से 0 नहीं, इसको 1 दे दे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 नहीं, गलत है, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली गलती है। दूसरी गलती इसमें 3 भी आए, 1 भी 2 भी 3 भी। अब बच्चे समझेंगे हम इसको कैसे याद रखो, इसका भी मैंने एक आसान मेथड निकाला। देखिए ब्लैक, इस पूरे कलर कोडिंग को नजर ना लगे इसलिए हमने इसके ऊपर ब्लैक डॉट लगा दिया। आपको पता है आपकी जो मम्मी होती है, आपको जो अगर नजर ना लगे तो क्या लगाती है? ब्लैक डॉट। तो हमने इसको लगा दिया ब्लैक, पूरे कलर को सबसे पहले ब्लैक डॉट लगा दिया, इसलिए हमने सबसे पहला कौन सा लिया? ब्लैक। अब ब्लैक से जो मिलता जुलता होता है ब्राउन कलर बच्चों, ब्लैक और ब्राउन कलर थोड़े मिलते जुलते होते हैं। ब्लू अलग होता है, नीला होता है, ये अलग अलग होता है, इसको हमने अलग छोड़ दिया, ये अलग रख दिया। ये ट्रिक याद रखना। ब्लैक क्यों लगाया? क्योंकि इसको नजर ना लगे। दूसरा ब्राउन हमने क्या बताया? ब्राउन हमने इसलिए बताया क्योंकि इससे मिलता जुलता है। और ब्लू को अलग छोड़ दिया। ब्लू को अलग क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा इसको ब्लू? क्योंकि ये इनमें मिलता जुलता नहीं है। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और भी, यहाँ पे 2 जी आते, एक जी ये रहा, एक जी ये रहा, 2 जी। अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि भाई ब्लैक को नजर ना लगे इसलिए ब्लैक तो कर दिया। अब मुझे इसको हरा भरा भी तो करना है, इसलिए मैं पहले ग्रीन लूंगा और बाद में ग्रे। ग्रे कलर इतना अच्छा नहीं होता, ग्रीन कलर, ग्रीनरी, इसलिए हमने पहले ग्रीन लिया और बाद में ग्रे कलर लिया। तो ये कलर आपको पता होने चाहिए। 0 से स्टार्ट होना है, 9 तक जाना। पहला कलर ब्लैक, दूसरा ब्लू और तीसरा भी ब्लू होता है। पहला जी ग्रीन और दूसरा क्या होता है? ग्रे होता है। और कैसे याद रखोगे? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इससे आप इसको याद रख सकते हो बच्चों, ये याद रखने का मेथड है। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो, उससे पहले मैं आपको 2 बात बता दूं। ये तो हमारे देखिए, ये जो आपको 9 कलर मिले हैं, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि भाई कोई भी कंडक्टर होगा, ये होगा, इसमें 3 तो क्या होते हैं? एक साथ, और चौथा क्या होता है? थोड़ा अलग। ये जो 3 कलर होंगे इनमें से मिलेंगे आपको। ये जहां पे 3 कलर है, इन 3 कलर में इनमें से कोई भी नाम मिलेगा आपको। और जो चौथा कलर है वो कहां से होता है? वो होता है या तो 9 कलर,
नो कलर, यानी कि ये कलर हो ही ना, बस 3 ही हो, नो कलर होगा तो 20% टॉलरेंसी। देखिए ये जो फोर्थ कलर होता है ना, ये टॉलरेंसी बताता है। टॉलरेट का मतलब सहन करना, टॉलरेंसी की, ये कितना रेजिस्टेंस सहन कर सकता, वो टॉलरेंसी बताता है ये। अगर यहाँ पे होता गोल्डन कलर, यहाँ पे होता गोल्डन कलर तो होती 5% टॉलरेंसी। अगर यहाँ पे होता सिल्वर कलर तो यहाँ पे होती 10% टॉलरेंसी। टॉलरेंसी बताता है बच्चों, क्या बताता है टॉलरेंसी। कैसे, मान लिया जाए रेजिस्टेंस है ये 10 ओम, ये पूरा रेजिस्टेंस ये है 10 ओम। उसके बाद क्या होता है कि देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई रेजिस्टेंस लगा हो, कोई ट्रांसफार्मर लगा हो, कुछ भी चीज लगाई जाए, उसको मैं ये बोल दूं कि मैंने एक बैटरी ली जिसकी वोल्टेज थी 10 वोल्ट, बट आपको ये पता होगा कि मैं 10 से 11 वोल्ट कर दूं तो भी वो सहन कर सकती है, क्योंकि उसको इस प्रकार मैन्युफैक्चर किया जाता, बनाया जाता कंपनी के द्वारा कि वो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो जाए तो सहन कर सके। इसी प्रकार जो रेजिस्टेंस ये 10 ओम है, मान लिया जाए कुछ ऐसा काम हो जाए कि इस रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस आए वो 10 से थोड़ा ज्यादा आ जाए तो टॉलरेट कर सकता है, वो टॉलरेंसी ये बताएंगे। नो कलर होगा तो 20% होगी, यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे अगर उन्होंने गोल्डन दे दिया, इसका मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस को 5% इंक्रीज या रेजिस्टेंस को 5% डिक्रीज कर दूं तब भी वो इंस्ट्रूमेंट चल पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिल्वर कलर है, उसके बाद वो कहता है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट में आप 10% रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो तो भी वो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, ये बताता है टॉलरेंसी। तो फोर्थ कलर किसके बारे में बताता है, टॉलरेंसी। तो आप ये लिख सकते हो, आप बता सकते हो, या आपको थ्योरी में भी लिख सकते हो, फोर्थ कलर टेल्स अबाउट द टॉलरेंसी, परसेंटेज ऑफ टॉलरेंसी के बारे में बताता है बच्चों। अब इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे देगा न्यूमेरिकल, मैं यहां पे एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। देखिए 3 कलर आर कौन से होगा, एक होगा ग्रे, एक होगा गोल्डन एंड होगा ग्रे, गोल्डन और येलो ले लो, येलो। एंड फोर्थ कलर इज एजी। एजी होता बच्चों सिल्वर। एजी को हम किससे लिखते हैं, सिल्वर से लिखते हैं। और इसको मैं यहां पे साफ कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। एज शोन इन फिगर, यहां पे लिख दिया एज शोन इन फिगर, ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया, ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन में क्या बताया, 3 कलर आर ग्रे, गोल्डन, ग्रे कलर है, गोल्डन नहीं है बच्चों, ये गोल्डन नहीं ले सकते हम। यहाँ पे ग्रे कलर लिया और दूसरा हमने ले लिया ब्राउन, क्योंकि वो तो फोर्थ कलर है ना गोल्डन, गोल्डन तो फोर्थ कलर में आता, 3 कलर में नहीं आता, इसलिए हमने ग्रे लिया, ब्राउन लिया और येलो। और फोर्थ कलर कौन सा लिया, सिल्वर। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर बना रखा उन्होंने ऐसा, ये ऐसा फिगर बना दिया उन्होंने। ये पहला कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर और चौथा कलर इन दोनों से अवे, 3 कलर क्लोज और चौथा अवे। इसमें से जो पहला है वो है ग्रे कलर। दूसरा हमारे पास जो ये कलर है, ये कलर है हमारे पास कौन सा दिया, ब्राउन कलर। और ये कलर जो हमारे पास है ये है येलो, और ये कौन है, एजी सिल्वर। अब पूछेगा फाइंड द रेजिस्टेंस। अब क्या पूछेगा, फाइंड रेजिस्टेंस को फाइंड करो, ये बात पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 3 कलर हैं, ये दे रखे हैं और चौथा कलर ये रहा, ऐसा पूछेगा और फिगर दे देगा। या ये करेगा कि केवल ये फिगर दे देगा और ये स्टेटमेंट ना लिख करके बोलेगा फाइंड द रेजिस्टेंस, या ऐसे करेगा कि ये पूरा दे देगा बट ये नहीं लिखेगा। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसको सोल्व कर सकते हो, तो करिएगा सोल्व। सबसे पहले आप बात करें ग्रे कलर के लिए। देखिए ग्रे कलर, अब ग्रे कलर को कौन सा नंबर मिला, ग्रे कलर को मिला 8, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 8। ग्रे कलर को 8 मिला तो 8। दूसरा जो कलर उसको है ब्राउन, और ब्राउन को कितना नंबर मिला, ब्राउन को मिला 1, तो मैं लिख देता हूं 1। अब तीसरा कलर कौन सा, येलो, और येलो को कितना नंबर मिला, 4 बच्चों, 4। थर्ड कलर होता है वो हमेशा 10 to S पावर देता 4, 10 की पावर देगा। येलो था तो 4 हो गया, देखिए येलो कलर था तो 4 होगा, ग्रीन होता तो 5 होता, रेड होता तो उसकी पावर क्या होती, 2 होती। तो पहला कलर एज इट इज लिखना है 8, दूसरा कलर हमारे लिए 1 ब्राउन था, एज इट इज लिख दिया। थर्ड कलर हमारे लिए येलो था तो 10 की पावर देगा, तो 10 की पावर क्या होगी, 4। और चौथा कलर क्या देता, टॉलरेंसी, और एजी है तो इसकी टॉलरेंसी कितनी है, 10%, मतलब ±10%। ये हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा बच्चों।
फिर से बता रहा हूं बच्चों, देखिए ग्रे कलर के लिए 8 था, वो लिख दिया। दूसरा हमारे लिए कौन सा था, ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर के लिए 1 था, तो ये 1 वहां पे लिख दिया। थर्ड कलर येलो है जिसकी वैल्यू 4 है, और थर्ड कलर हमेशा 10 की पावर देगा 4। और जो चौथा कलर जो इससे अवे है वो सिल्वर है, वो टॉलरेंस ही देता, और सिल्वर के लिए 10%, इसलिए 10% होगा। मतलब इस रेजिस्टेंस का 10% इंक्रीज कर दे तब भी इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, इस रेजिस्टेंस का 10% डिक्रीज कर दे, माइनस कर दे, तब भी वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, काम करेगा। ये था हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल होता है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल ऐसा था, आप इसको उतार लीजिए। मैं आपको एक न्यूमेरिकल और बता देता हूं, इससे छोटा सा एक और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। देखिए ऐसा, ये ले लिया मैंने, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर। पहला जो कलर दे दिया इन्होंने, ये दे दिया ब्लू कलर दे दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा कलर दे दिया इन्होंने व्हाइट कलर। ये जो तीसरा कलर हमारे पास रहा, ये कलर इन्होंने दे दिया ब्लैक दे दिया बच्चों, ब्लैक कलर तीसरा। और फोर्थ यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया, नो कलर, यहाँ पे नो कलर, कोई नहीं, खाली पड़ा, ब्लैंक है। अब आपसे पूछ रहा है वो, तो देखिए करिए। सबसे पहले ब्लू के लिए देखिए बच्चों, बताते रहना, ब्लू के लिए 6, ये रहा 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूं। व्हाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा, व्हाइट के लिए देख लो 9, तो दूसरा मैंने 9 लिख लिया। तीसरा हमारे पास ब्लैक है, और ब्लैक के लिए कितना है, 0। और तीसरा कलर हमेशा क्या देता है, रेज टू पावर 10 की पावर, और 10 की पावर 0। हमें लिखना चाहिए 0 चाहे 1 हो, कितना हो लिख देंगे। अब नो कलर के लिए तो टॉलरेंसी इतनी है, तो प्लस माइनस 20%, ये नो कलर के लिए टॉलरेंसी हो जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो कलर हो, ब्लैक हो तो 0। तो पहला और सेकंड एज इट इज। थर्ड जो कलर होगा वो 10 की पावर देगा, पावर में लगाना है। जो फोर्थ कलर होगा वो हमेशा टॉलरेंसी देगा। अगर नो कलर 20%, गोल्डन 5 और सिल्वर 10%। तो ये टॉपिक था हमारा कलर कोडिंग बच्चों। पहला टॉपिक करंट डेंसिटी का पढ़ा, फिर दूसरा टॉपिक अफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टेम्परेचर ऑन ए कंडक्टर के ऊपर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पढ़ा, और इसके बाद कलर कोडिंग पढ़ा बच्चों। ये टॉपिक हमने यहाँ पे अब तक स्टडी कर चुके। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए बच्चों, ये मैं इसको साफ कर देता हूं बच्चों यहां से। इसके बाद का जो अगला हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं। जैसे आपने कैपेसिटर की पढ़ी थी, वैसे ही हमें किसकी पढ़नी है, रेजिस्टेंस की पढ़नी है। अब इसकी 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है सीरीज फर्स्ट, और सेकंड होती है हमारे पास पैरेलल। जैसे कि आपने कैपेसिटर की पढ़ी थी, वैसे ही सीरीज और पैरेलल होती है। अब सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हम क्या कहेंगे, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ऐसे भी आप बोल सकते हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हो जिसमें सीरीज एंड पैरेलल आ गया, या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सबसे पहला हम सीरीज में बात करेंगे। तो देखिए, मान लिया जाए ये है रेजिस्टेंस पहला, ये है रेजिस्टेंस दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस हमारे पास R2 और ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R3 रेजिस्टेंस है बच्चों। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ये लगा दी बैटरी, ठीक है। ये V वोल्टेज देगी, V वोल्टेज के साथ इसमें से क्या जाएगा, करंट जाएगा। अब करंट जाएगा तो इसमें भी I करंट, इसमें भी I करंट, इसमें भी I करंट। देखिए, रेजिस्टेंस सीरीज में कब हो गए, जब एक एंड रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस के साथ, दूसरे का रेजिस्टेंस तीसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ हो, तो उनको किस में कहते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में, कि एक एंड दूसरा, दूसरा एंड तीसरे। ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे, आर सेड टू बी रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज, रेजिस्टेंस आर said to be in series if one end of
resistance is joined with another end of resistance, another end of another resistance, दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ। देखिए इसका ये एंड था, इसके साथ जुड़ा हुआ, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, इसलिए हम इसको किस में कहते हैं, सीरीज में कहते हैं। एक बात बच्चों, सीरीज में आपको क्या याद रखना होगा, मैंने कैपेसिटर में भी कुछ याद रखने के लिए बताया था और यहां पे भी आपको याद रखना होगा। सीरीज में जो करंट होगा, ये क्या है, करंट। बच्चों करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए करंट सेम का मतलब क्या है, इस R1 में से भी आई जाएगा, R2 में से भी आई जाएगा और R3 में से भी क्या जाएगा, आई जाएगा। सब में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा सीरीज में। उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे वोल्टेज की। एक करंट होता है, एक वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड होगी बच्चों। वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड, यानी कि जो इसके पास वोल्टेज होगी वो V1 होगी, इसके पास जो वोल्टेज होगी वो V2 होगी, इसके पास जो वोल्टेज होगी V3 होगी। बच्चों अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस यूनिट के जो न्यूमेरिकल पोर्शन का मेजर पार्ट है वो यहीं से आता है। सब बच्चे सोचते हैं कि बड़ा इजी टॉपिक है सर, कोई बात नहीं कर लेंगे, बट न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे बड़ा हाथ होता है इसका। क्या बताया मैंने, सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम, और वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड। फिर से बता रहा हूं, सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगी। पैरेलल में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बट सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड, यानी कि इसके पास R1 R2 R3 रेजिस्टेंस, करंट सेम, इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, पर वोल्टेज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज की एक डेफिनेशन और निकल के आ गई, इफ ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम करंट देन इट इज कॉल्ड इन सीरीज। अगर सभी रेजिस्टेंस के पास सेम करंट हो तब भी इनको किस में कहेंगे, सीरीज में कहेंगे। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, इफ ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम करंट देन रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन ए सीरीज। ठीक है बच्चों, मैं यहां से इसको साफ कर दे रहा हूं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए अब हमें बात किसकी करनी है, जो डिवाइड हो रहा उसके बारे में सोचना। देखिए टोटल भी कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस में V3, ये टोटल V हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ देंगे। अब इसके बाद V इज इक्वल टू में I इंटू R, किसने बताया था बच्चों, ओम्स लॉ ने बताया था। ये बात हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में ओम्स लॉ ने बताया था V इज इक्वल टू में I इंटू R। अब सबसे पहले मैंने निकाला V1 कितना हो जाएगा, करंट तो I रहा, ये लिख दिया, और R कितना होगा, R1 होगा। V2 निकालेंगे, करंट हमारे पास यहाँ पे I रहेगा, रेजिस्टेंस हम R2 लिख लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे V3 में करंट तो रहेगा I2 और रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R3। ठीक है बच्चों, V1 की वैल्यू, करंट तीनों में सेम है, I, और यहाँ पे I1, यहाँ पे R1, यहाँ पे I, R2, वहां पे I3। अब क्या करता हूं, इन सब की वैल्यू मैं किस में पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड V इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे, पुट V1, V2 एंड V3 इनटू फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो कर लीजिए पुट V इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, I इंटू में R इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मैं इसको यहां से थोड़ा साफ कर लेता हूं। देखिए V इज इक्वल टू I इंटू R, और यहां पे हो जाएगा I इंटू R1, और यहां पे हो जाएगा I इंटू R2, यहां पे हो जाएगा I इंटू R3। V1 की वैल्यू, V2 और V3 की वैल्यू। अब यहां पे हो जाएगा I इंटू R1, I हर जगह से क्या हो जाएगा, कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस में R3। इस I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा, R इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और किसमें, ये सीरीज में, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, S लगा दिया। ये R2 है बच्चों, सीरीज में है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, S। ये सीरीज में S, सीरीज में S लगा दिया। तो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 प्लस में R3। इसके बाद अगर आप कभी भूल जाओ कि सर हम डेरिवेशन सोल्व कैसे करें, तो आप एक बात याद रखना बच्चों, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो रजिस्टर हो, जो चीज डिवाइड होती है उसका सम करके निकालना है। देखिए V डिवाइड हो रहा था तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने किया, उसके बाद हमने अलग अलग सब की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दिया, सीरीज में आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं बात आपको बता रहा हूं, वो बात करेंगे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर। तो हमने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के अंदर एंड पैरेलल के अंदर, या फिर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करेंगे रेजिस्टेंस
इन पैरेलल, इन पैरेलल में बच्चों देखिए कैसे होंगे पैरेलल में, आपको दिखा रहा हूं मैं कैसे होंगे। ये हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस, ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड रेजिस्टेंस। ये हमने एक पॉइंट लिया जिससे ये भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इन तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बच्चों। इस पूरे सिस्टम को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया। ये 20 वोल्ट की बैटरी, इसमें से करंट फ्लो होगा। इस रेजिस्टेंस का R1 रेजिस्टेंस, इसका R2 रेजिस्टेंस, इसका R3 रेजिस्टेंस, ऐसे। अब आप देख सकते हो कि जो एक एंड रेजिस्टेंस का है, एक एंड रेजिस्टेंस का वो एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जो दूसरा एंड रेजिस्टेंस का है वो दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे, इफ वन एंड ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद one point and another end of resistance with connected with another point, then resistance are said to be in parallel। तो क्या कहेंगे, if one end of all resistance connected join लिख लेते हैं, छोटा वर्ड है, join with one point and another end of all resistance joined with another point, यानी कि एक जो एंड है रेजिस्टेंस सबका, एक पॉइंट से दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा, तो उनको हम किस में कहेंगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कहेंगे। इसके बाद जब पैरेलल की बात आती है बच्चों, पैरेलल की जब बात आती है तो क्या होता है, पैरेलल में जो करंट होता है वो क्या होता है, डिवाइड। मैंने पहले ही बताया था सीरीज से बिल्कुल उल्टा रहेगा। सीरीज में करंट क्या रहता था, सेम, और वोल्टेज डिवाइड होती थी। यहां पे क्या होगा, उल्टा, करंट होगा डिवाइड और वोल्टेज रहेगी सेम बच्चों, उल्टा होगा वहां से उल्टा। तो मतलब इसकी भी वोल्टेज V, इसकी भी वोल्टेज V, इसकी भी वोल्टेज V। बच्चों ये बात याद रखना, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत काम आएगी आगे, मैं आगे जाके इसका जिक्र भी करूंगा। करंट डिवाइड, वोल्टेज सेम पैरेलल में, इसका उल्टा सीरीज में, करंट सेम और वोल्टेज डिवाइड, वो सीरीज की बात थी, ठीक है। इसके पास इसमें से जो करंट होगा वो I1 जाएगा बच्चों, इसमें से करंट होगा वो I3, इसमें I2 और इसमें से I3 होगा। मैंने अभी भी बताया पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड और वोल्टेज सेम। अभी बताया, अगर हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो डिवीजन वाला पार्ट देखना है, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मुझे टोटल करंट I निकालना तो इन तीनों करंट का क्या कर दूं मैं, सम। अभी बताया था V इज इक्वल टू I इंटू R क्या होता है, ओम्स लॉ होता है बच्चों। अगर मुझे I निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बाय R, क्योंकि I चाहिए तो I निकालेंगे V बाय R, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर मुझे I1 निकालना है तो V बाय में R1, क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो पहले की V है और रेजिस्टेंस R1 है। अगर मुझे I2 निकालना तो V बाय में R2, क्यों, क्योंकि इसकी वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R2 है। अगर मुझे I3 निकालना है तो V बाय में R3, क्यों, क्योंकि इसकी वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R3 है। इसके बाद हम नेक्स्ट कहेंगे पुट I1, I2 एंड I3 इंटू फर्स्ट, किसमें रखें, फर्स्ट, किस किस की, I की, I1 की, I2 और I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इसको साफ कर देता हूं, फिर हम इसको यहां से पुट करेंगे बच्चों। देखिए पुट करने के बाद क्या हुआ, इस इक्वेशन में पुट करना, तो I की वैल्यू V बाय R, V बाय R और R के साथ P, क्यों, क्योंकि हम किस में ले रहे हैं, पैरेलल में ले रहे हैं। इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा I1 की वैल्यू V बाय में R1, I2 की वैल्यू V बाय में R2, I3 की वैल्यू V बाय में R3 हो जाएगा। अब 1 बाय में RP, V ऊपर, हर जगह से मैं क्या, अब इसको मैं ऐसे साफ कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं, हर जगह से V को कॉमन ले लूं तो 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2 प्लस में 1 बाय में R3, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय में RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2 प्लस में 1 बाय में R3, ये हो जाएगा बच्चों।
1/Rp पैरेलल में रेजिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा। और सीरीज में आपको पहले ही बताया था RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड होते थे। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूं, आपको इस पूरे जो अब तक इस वीडियो में मैंने जो बताया उसका फॉर्मूला चार्ट आपके सामने पेश करता हूं। इसको उतार लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं, उसका पूरा फॉर्मूला चार्ट आपके सामने मैं पेश कर देता हूं। बच्चों देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं इसका जो है, देखिए यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सबसे पहला फॉर्मूला हमने किसके बारे में पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था करंट डेंसिटी, जिसको हम J इजिकल टू में I बाय में A ये कहते थे। J इजिकल टू में I बाय A, यूनिट क्या हो जाएंगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पहली बात, ये पहली बात। सेकंड बात, करंट डेंसिटी का टॉपिक सबसे पहले बटा, J इजिकल टू I बाय A, और I की वैल्यू क्या होती थी, NEAVD, और एरिया से A कैंसिल होके J कितना बचता था, NEVD बचता था बच्चों। A से तो A कैंसिल, J I बाय इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो NEVD, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी। इसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था I इजिकल टू में JNDS और एक क्लोज सरफेस, एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था किसकी, सरफेस इंटीग्रल टर्म में, और I की यूनिट क्या होंगी, एम्पियर होंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस देखा था, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी, RT माइनस R0 बाय में R0 डेल्टा T, ये अल्फा था बच्चों। ठीक है, अब अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, देखिए RT माइनस R0 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, नीचे भी ओम, एक कैंसिल, नीचे कौन बचा, टेम्परेचर बता, और टेम्परेचर की क्या होगी 1/K, और इसका हो जाएगा केल्विन इनवर्स। देखिए इन दोनों की रेजिस्टेंस कॉमन बाहर, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल, और टेम्परेचर की केल्विन जो ऊपर आके केल्विन इनवर्स हो जाएगी बच्चों, ये यूनिट थी। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो किया हमने, ये यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, सबको पता चल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसको भी साफ करके थोड़ा लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। एक लास्ट जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें सब एक साथ भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा था, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और रेजिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2 प्लस में R3, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करेंगे तो क्या होगा 1/R1 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3। यूनिट की अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, ओहम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओहम होती है बच्चों। इसके बाद मैं आपको एक बात और थोड़ी सी और बता देता हूं, अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है, ठीक है, और ये किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैंने बताया था वहां पे भी, सेमीकंडक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और किसका होता है, इंसुलेटर के, ठीक है बच्चों। और अल्फा 0 केवल एक के लिए होता है, किसके लिए, एलॉयज के लिए होता है बच्चों, केवल एलॉयज के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल MS पथेरिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। इसी चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी मिल जाएंगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये पूरा फॉर्मूला चार्ट है, इसको आप उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।